स्टूडेंट्स, मैथ्स मीटर में आपका 1 सेकेंड स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको लाइट पढ़ा रहा हूँ और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था। उसमें पोल के बारे में बताया, फोकल लेंथ के बारे में बताया, फोकस के बारे में बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया और इस तरह आपके बारे में इन सबों के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज आपको दी थी। आज मैं एक रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में देने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखेंगे। कोई रेज है ए बी है, इस मिरर से, कनकेव मिरर से टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, ये एफ से होकर जाती है। सी को कहते हैं सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इस मिरर का। आर से इसकी दूरी को पोल से निरूपित करते हैं, मेजर करते हैं। आर इसका मेजरमेंट हो गया, रेडियस हो गया। अब ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इस एंगल को हम कहते हैं आई, इस एंगल को कह दी आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो सी से लाइन गई ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ये एक हम प्लेन मिरर मान लेते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट पर एक प्लेन मिरर इस तरह का है, कोई रे इस तरह आती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इस पर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, जिसे मैं पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमारे आपस में बराबर होते हैं। एक छोटे से मिरर की हम कल्पना करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये जो लॉ ऑफ इंसिडेंस है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पर बताते हैं। I इजिकल टू आर हो गया और ये C से जो लाइन जा रही है, हमारी एक लाइन जा रही है B से C की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर ही होता है। छोटा सा हमारा मिरर है, वो मिरर पर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो I इजिकल टू आर हो गया। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ है हमारा। और ये दोनों लाइन जब पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्सल कहला गया, बी और सी को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो एंगल आई इजकल टू एंगल आई ये हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। आप इस चीज़ में देखते हैं ए बी और सी पी में ये लाइन मिलाने वाली होती है, ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जब I इजिकल टू एंगल ए बी सी इजिकल टू एंगल सी बी एफ, I इजिकल टू एंगल आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये रूल है और I इजिकल टू आर होता है। अब आप यहाँ ध्यान देते हैं, आप यहाँ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इजिकल टू एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी, ये इक्वेशन 1 का है, इसे इक्वेशन 2 का है, इसे इक्वेशन 1 का है, इक्वेशन इसे 2 का है। तो यहाँ आपने क्या देखा, ए बी सी इजिकल टू सी बी एफ और ए बी सी बराबर बी सी पी, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों को हम डिनोट कर दिए हैं। इन दोनों से आपको एक चीज मिलता है, ए बी सी बराबर सी बी एफ बराबर बी सी पी, यानी बी सी पी बराबर सी बी एफ, ये सी बी एफ बराबर बी सी पी है। From 1 and 2, what you are going to conclude that ABC is equal to CBF, ABC is equal to BCP। ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों इसके बराबर हैं, इसके बराबर है, इसलिए दोनों बराबर हैं। इसलिए एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCP। ये आपको एक कंक्लूजन मिलता है। इस कंक्लूजन में आपको क्या मिला, BCP या BCF इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में CBF में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है, जो कि हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसकी प्रॉपर्टी होती है
जब उसके एंगल बराबर होते हैं तो उसके सामने के साइड्स भी बराबर होते हैं। ये एंगल बराबर है तो इनके सामने का साइड ये हो गया, इनके सामने का साइड ये हो गया, तो ये दोनों साइड बराबर होते हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ बताया, सी एफ इजिकल टू एफ बी। जब ये बराबर इसके हो गया तो ये डिस्टेंस बराबर इसके हो गया। नाउ अब हम यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि यदि B और P की दूरी कम हो, B या P वेरी क्लोज टू ईच अदर, इफ B and P are very closer, are close to each other, यदि ये इनकी दूरी बहुत कम हो तो उस केस में एफ बी बराबर एफ पी हो जाता है, ये बराबर इसके हो जाता है। तो पहले हमने प्रूव किया था सी एफ इजिकल टू एफ बी, पहले हमने प्रूव किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल मानकर कि सी एफ इजिकल टू एफ बी है, और दूसरी बार हमने प्रूव किया कि B इज वेरी क्लोजर टू P, B बहुत नज़दीक है P के, तो उस केस में ये जो दूरी हमारी है, ये वाली दूरी, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे करीब करीब। तो इसलिए मैंने लिखा एफ बी इजकल टू एफ पी, ये एफ पी हो गया। तो इसका मतलब है सी एफ इजिकल टू एफ बी इजिकल टू एफ पी। स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया था कि सी बी एफ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें साइड्स हमारे सी एफ इजिकल टू एफ बी हैं और एंगल आर आपस में बराबर हैं, इसीलिए सी एफ इजिकल टू एफ बी होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल हमारे दोनों बराबर हैं। और इस केस में जब सी एफ बराबर एफ बी के हैं तो अब हम एक एजम्पशन मानते हैं कि B और P काफ़ी नज़दीक है एक दूसरे से, इसीलिए एफ बी इजिकल टू एफ पी होगा, एफ बी इजिकल टू एफ पी होगा। और पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि सी एफ इजिकल टू एफ बी और एफ बी इजिकल टू एफ पी, तो ये आपको तीनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब सी एफ इजिकल टू एफ पी हो गया, इसका मतलब हो गया सी एफ इजिकल टू एफ पी, सी एफ और एफ पी आपस में बराबर हो गए। एफ को हम निरूपित करते हैं, सी एफ को अब एफ पी को निरूपित करते हैं फोकल लेंथ से, इसको फोकल लेंथ कहा जाता है, ये एफ है। और सी पी को हम बताएंगे, किस तरह बताएंगे इसको मैं रब कर रहा हूँ, रब करके बता रहा हूँ, सी एफ और एफ पी को बता रहा हूँ, चूंकि रिलेशन हमें आर और एफ के बीच निकालना, तो सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। सी पी क्या है आपको आर से बताया जाता है, सी एफ क्या है, सी एफ और एफ पी दोनों आपस में बराबर हैं, इसको आप एफ पी लिख लीजिए प्लस एफ पी लिख लीजिए। एफ पी को आपने क्या बताया, एफ बताया, इसको एफ लिखिए, एफ लिखिए। तो R इजिकल टू 2f होगा, R इजिकल टू 2f। ये फोकल लेंथ का दूना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ का दूना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। R इजिकल टू 2f, R इजिकल टू 2f, आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपने निकाला। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं F इजिकल टू R/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। और इसे आप दिमाग में रख लीजिए कि आप F बराबर R/2 कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, और इसे आप दिमाग में रखेंगे। आगे हम इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं रेज का, कैसे आपके रेज मूव करते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ कि रेज कैसे मूव करते हैं, इम्पॉर्टेंट पाथ रेज, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं।
ये कनकेव मिरर में रूल नंबर 1, ये कनकेव मिरर है। ये P है, ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल। पहला रूल, कोई भी रेस यदि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमेशा F से होके गुजरेंगी। पहला रूल है कनकेव मिरर के लिए, कोई रेज यदि ए बी कोई रेज है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होके ये गुजर रही है, इसको ऐसे लिखा है। ये हमारा कनकेव मिरर है। उसी तरह कन्वेक्स मिरर होता है। ये कन्वेक्स मिरर है, सॉरी, कन्वेक्स मिरर जब भी होगा तो अंदर की तरफ से उसमें पॉलिश होगा और बाहर की सतह से रिफ्लेक्शन होगा। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कोई रे चलती है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से ये पैरेलल चली, चलने के उपरांत एक हमारा यहाँ C होगा, F होगा, तो आपको ये रेज इस तरह से फोकस से होके गुजरेंगे। ये तो लौट तो जाएगी, लेकिन इनको पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस से मिलती हुई जान पड़ती है। ये आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा। यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो कहीं नहीं, ये तो अंदर जा नहीं सकती है, ये लौटती है उसी दिशा में, और फिर इसको पीछे हम बढ़ाते हैं इस रेस को, तो F से मिलती हुई जान पड़ती। इस रेखा को हम पीछे बढ़ाते हैं, इस रेस को पीछे बढ़ाते हैं तो F से मिलती हुई जान पड़ती। तो कनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। रूल नंबर 1 कि कोई रेस यदि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरती है। कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वह ये आफ्टर रिफ्लेक्शन F से गुजरती हुई जान पड़ती है। ये कन्वेक्स मिरर के केस में हुआ। ये रूल नंबर 1 हो गया हमारा। रूल नंबर 2 जस्ट ये जैसा है उसी तरह का ही है। उसमें क्या है, कोई रे यदि F से होके गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो पैरेलल हो जाती है। इस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। अब इसी चीज़ में आप इसके पैरेलल में दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। रूल 2 को मैं बताने जा रहा हूँ। रूल 2 में आप देखेंगे, रूल 2 में क्या होता है कि कोई भी रेज यदि F से होके गुजरती हुई जान पड़ती है, ये F है, ये P है और ये C है, F से गुजरती हुई जान पड़ती है, इस तरह से गुजरी और फिर ये पैरेलल हो गई। यहाँ पर वही चीज़ था, ये पैरेलल थी और F से होकर गुजर रही थी। यहाँ पर क्या है, F से गुजर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल होगी। इन दोनों चीज़ को हम मिला लेंगे तो देखेंगे सिमिलैरिटी है। उसी रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। और कन्वेक्स मिरर के केस में
इस चीज को हम वॉच करते हैं। 1 सेकेंड। कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रेस यदि एफ से होके जाती हुई जान पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह पैरेलल होती है। कोई भी रेस यदि एफ से होके गुजरती हुई जान पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह पैरेलल होती है। तो ऐसे हम दिखाते हैं इसको। यदि आपका एफ है, इधर सी है, तो कोई रेस को हम इस तरह दिखाते हैं, वो एफ से गुजरती हुई जान पड़ती है तो इसको हम ऐसा दिखाते हैं कि ये एफ से गुजरे, एफ से गुजरती हुई जान पड़ रही है। ये हुआ और ये ऐसे आई और ये आपका इस तरह से लौट जाती है। ये आपका एफ हो गया, इधर सी हो गया, ये रे आई और एफ से गुजरती हुई जान पड़ रही, यहाँ तो गुजर गई है सीधा सीधी, लेकिन ये चूंकि कन्वेक्स मिरर है इसके पार जा नहीं सकती है, लेकिन एफ से गुजरती हुई जान पड़ रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Similarly, what we are observing in the case of concave mirror, it was previously passing through the focus and after the reflection remains parallel to the principal axis. Similar case is happened in the case of convex mirror. But thing is that we are drawing the rays to the back side and it cuts focus at a point. That means it seems to pass through the focus and after the reflection it passes पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सिमिलरिटी है, आप इसको दोनों को देख सकते हैं, दोनों केस हमारे एक जैसे जान पड़ते हैं, तो इसको आपको समझना है। अब तीसरा रूल पर आते हैं। ये रूल नंबर हमारा रूल नंबर 2 था। अब तीसरे रूल की तरफ हम पढ़ते हैं, तीसरे रूल को देखते हैं। इसको हम बताने जा रहे हैं तीसरा रूल क्या है हमारा और किस तरह इसको हम फॉलो करते हैं। तीसरे रूल में उसी तरह आप कनकेव मिरर लेते हैं। कनकेव मिरर को पहले हम ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर में फिर रेस को दिखाते हैं, एज इट इज इसमें फोकस होगा, एज इट इज इसमें फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम दिखाएंगे। ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सी है। यदि कोई रेस हमारी इस तरह जा रही है, कोई रेस सी से पास करती है, ये आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो ये इसी दिशा में वापस लौट जाती है। स्टेट हमारा जैसे जाती है वैसे लौट आती है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। और उसी तरह आप यदि कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, एक कन्वेक्स मिरर है, तो यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस दिखाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसमें फोकस आपका दूसरी साइड होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉली सरफेस इधर, ये आपका फोकस हो गया, ये सी हो गया। कोई भी रे यदि आपकी इस तरह जा रही है, ये गई इस तरह से तो लौटेगी इसी दिशा में, जिस दिशा में गई थी उसी दिशा में लौट जाती है। इस केस में भी वही चीज आपने देखा, यहाँ आपको मूर्त रूप में देखा कि इसी दिशा में ये लौट जाती है। इसमें लौटती हुई जान पड़ती है, ये तो लौटती तो है, लेकिन ये सी से यदि हमारी रेखा जा रही है तो लौटती हुई उस दिशा में ही लौट जाती है। तो ये आपने कनकेव मिरर में भी देखा और कॉन्वेक्स मिरर में भी देखा। तो ये रूल नंबर हमारा 3 है। रूल नंबर 3, पहले में आपको पैरेलल थी और एफ से होकर गुजरती थी, दूसरे में एफ से जाती थी रेखा, रेस जाती थी और वो पैरेलल हो जाती थी, तीसरे में यदि सी से हमारी रेस पास करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वह उसी ही दिशा में वापस लौट आती हैं। तो ये दोनों केस में आपने देखा कि सेम हो रहा है, कहीं डेविएशन नहीं हो रहा है। अब रूल नंबर 4 में आते हैं।
रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम कनकेव मिरर में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, दोनों में हमारे सिमिलर सिस्टम है, सिमिलर हमारे रूल्स। तो कनकेव मिरर में होता क्या है कि ये कनकेव मिरर है, इसमें आपके एफ भी होंगे, सी भी होंगे, दोनों होंगे। अब कोई भी रेस, ये रूल नंबर 4 है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। रूल नंबर 4, तो कोई भी रेखा यदि पोल से टकराती है, ये पोल है और ये लौटती है, तो ये जो रेखा है इसको आई कहते हैं, इसको हम आर कहते हैं। तो ये आप देख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल से टकराती है, टकरा के ये लौट पड़ती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रेखा आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रेखा आर, दोनों हमारे लॉज को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, और उस केस में आई बराबर आर होता है। वही चीज आर, सेम केस विच इज हैपनिंग इन द केस ऑफ convex mirror, we can see that this is the convex mirror. What is happening with this case? Let us assume this is F, this is C. If ray is passing through this pole, this is the pole. If ray is incidence on P and after reflection it is getting away, तो ये आपको रूल को फॉलो करते हैं, आई बराबर आर हो जाता है। तो यही 4 रूल को हमें दिमाग में रखना है, हर एक दोनों लेंस के दोनों मिरर के केस में इसको ध्यान में रखना है। और 4 रूल को दिमाग में रखेंगे तो आप कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। इस वीडियो में आप जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। अगले वीडियो में आपको इमेज कैसे बनता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि आगे कंपटीशन में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ की जानकारी आपको होनी है। इसीलिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।